मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। जैसा कि अपन ने पिछले व्याख्यान के अंदर मैसूर के राज्य की स्थापना और उसका उत्तरोत्तर विकास, हैदर अली के अधीन उसकी स्थितियां, हैदर अली का डेवलपमेंट, इसके संदर्भ में पूरी चर्चा करी थी। थोड़ा सा अपन उसको रिवाइज करते हुए टीपू सुल्तान पर आते हैं। अपन ने देखा था कि हैदर अली का जन्म 1727 ईस्वी में हुआ और 1727 ईस्वी में जब उसका जन्म हुआ, वह बड़ा होकर के एक साधारण घुड़सवार सिपाही के रूप में और मैसूर की सेना में सम्मिलित हुआ। वह बड़ा प्रतिभाशाली था, वीर था, राजनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। उसने शीघ्र ही जब धन पिपासु मराठाओं के लगातार आक्रमण हुए, और जैसे कि मैंने पिछले व्याख्यान में चर्चा करी थी कि वडियार वंश के राजा कृष्णराज के समय में दो भाइयों देवराज एवं नंजराज के द्वारा पूरी सत्ता को हस्तगत कर लिया गया था। देवराज मुख्य सेनापति थे एवं नंजराज वित्त के अधिकारी थे। जब उनको पूरी सत्ता हस्तगत कर ली तो ऐसे में 1753, 54, 57 और 59 ये 4 वर्ष थे जब लगातार मैसूर पर मराठों के आक्रमण हुए। देवराज भी उनकी शक्ति का जवाब नहीं दे पाया। ऐसी स्थिति में हैदर अली ने अपने आप को प्रतिस्थापित किया और 1761 ईस्वी तक आते आते वह मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। अब देखिए, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हैदर अली जानता था कि उसके लिए फ्रांसीसी ज़्यादा सहायक है अपितु अंग्रेजों के, इसलिए उसके लगातार अंग्रेजों से संघर्ष हुए। और उन संघर्षों की विभीषिका क्यों बनी? क्योंकि उसने सबसे पहले फ्रांसीसियों की मदद से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया। अपने सिपाहियों को, अपनी सेना को इन फ्रांसीसियों से प्रशिक्षित करवाया और एक समृद्ध सेना उसके द्वारा तैयार की गई। अंग्रेज इस स्थिति को किसी भी रूप में बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। उन्होंने इस समय मराठा और कर्नाटक के नवाब के साथ मिलकर के निजाम, तीनों की शक्ति का एक संयुक्त आक्रमण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को देखना पड़ा। हैदर अली विचलित नहीं हुआ क्योंकि वह इनकी प्रकृति जानता था। उसने मराठा को धन देकर और निजाम को प्रदेशों का प्रलोभन देकर उन्हें अलग कर दिया और फिर अंग्रेजों पर उसके द्वारा आक्रमण कर दिया गया। इसी समय पहली बार भारतीय परिदृश्य में अंग्रेजों को मात मिली, अंग्रेजों की हार हुई। उन्हें एक तिरस्कारपूर्ण संधि हैदर अली के साथ करनी पड़ी और उस संधि में यह स्थिति बनाई गई कि जो भी विजित प्रदेश है वह एक दूसरे को लौटा दिए जाएंगे और भविष्य में अगर कोई तीसरी शक्ति इन पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्थिति में उसका जो प्रतिपक्षी है वह उसको सहयोग करेगा। यानी कि अगर हैदर अली पर मराठा आक्रमण करते हैं तो अंग्रेज हैदर अली का साथ देंगे। अगर अंग्रेजों का किसी के साथ संघर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में हैदर अली उनका साथ देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हैदर अली पर मराठों ने आक्रमण कर दिया और उस समय अंग्रेजों के द्वारा उसे कोई भी सहयोग प्रदान नहीं किया गया। दोनों शक्तियां थी, दोनों हमेशा एक दूसरे को संशय की स्थिति में पाते थे। ऐसे में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अब संभावित था और वह आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 के मध्य। यहाँ पर बहुत बहादुरी के साथ हैदर अली ने सेना का नेतृत्व किया। पहले 1781 में वह पराजित हुआ, लेकिन अगले ही वर्ष पोर्ट नोवो के स्थान पर कर्नल ब्रेथवेट के अधीन अंग्रेजी सेना को उसने पूरी तरह पराजित किया। न केवल पराजित किया अपितु ब्रेथवेट को युद्धबंदी भी बना लिया गया। लेकिन ऐसे में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की अर्काट के समीप चित्तूर नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। 1782। ऐसे में युद्ध का सारा प्रभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान पर आ जाता है। टीपू सुल्तान
नैसर्गिक प्रतिभावान था, वीर था, साहसी था, स्वाभिमानी था। उसके द्वारा युद्ध को जारी रखा जाता है, लेकिन अनिर्णय की ओर जाते हुए युद्ध को 1784 ईस्वी में संधि के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। अब स्थिति ये थी कि टीपू जो था वह बड़ा ही समझदार शासक था। उसने यह आंकलन कर लिया था कि अंग्रेजों से युद्ध तो अब संभावी है। स्वाभिमानी था, किसी प्रकार का अनैतिक समझौता नहीं करना चाहता था। वह कहता भी था कि निर्जीव जीवन जीने और दूसरों की यथा गाड़ी में बैठने से अच्छा है कि मृत्यु का आलिंगन कर लिया जाए। उस समय उसका राज्य समृद्ध स्थिति में था, लेकिन उसने उसी समय से इस स्थिति को पहचान लिया था कि यह युद्ध की स्थितियां अब संभाव्य होगी। 1784 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा पिट्स का इंडिया एक्ट बनाया गया। इस पिट्स के इंडिया एक्ट में उनके द्वारा यह बात कह दी गई कि अब कंपनी कोई भी नए क्षेत्रों को अधिग्रहित नहीं करेगी, लेकिन अंग्रेजों ने जैसा कहा वैसा कभी नहीं किया और ऐसे में लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां पर नए गवर्नर जनरल बनकर के आ गए। इस समय तीसरे युद्ध की विभीषिका बन गई और तीसरा युद्ध हुआ 1790 से 1792। टीपू भी इस परिस्थिति को जानता था। उसके द्वारा लगातार विदेशी संपर्क किए गए। 1784-85 में उसके द्वारा तुर्की सहायता प्राप्त करने के लिए कुस्तुनतुनिया में एक अपना राजदूत भी भेजा गया था। इस समय देखिए जो विश्व की व्यवस्था थी, इसमें नेपोलियन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक बड़ी शक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा था और नेपोलियन का खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा था। अंग्रेज इसको बड़े नज़दीकी से देख रहे थे और इसी समय एक फ्रांस भी दूत मंडल कहा जाता है कि टीपू के द्वारा भेजा गया था। और वहाँ पर जाने के बाद में जब इस प्रकार की स्थिति हुई, अंग्रेजों को लगने लगा कि कभी भी स्थितियाँ बदल सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में यह युद्ध प्रारंभ हुआ ट्रावनकोर के महाराजा के लिए। ट्रावनकोर के जो महाराजा थे वह कोचीन रियासत के राजा थे। कोचीन रियासत उनके अधीन थी और कोचीन रियासत के अधीन दो छोटे क्षेत्र थे, जैकाटे और क्रगानूर। इन दोनों पर टीपू भी अपना अधिकार मानता था और ट्रावनकोर के राजा द्वारा अपना अधिकार युद्ध असंभावी हो गया और ऐसी स्थिति में 1790 ईस्वी में ट्रावनकोर पर टीपू के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। अंग्रेज इस स्थिति को बड़ी बारीकी से देख रहे थे और उन्होंने आगे बढ़कर के ट्रावनकोर के राजा का साथ दिया। कॉर्नवालिस एक बहुत बड़ी सेना लेकर के टीपू के ऊपर उसने चढ़ाई कर दी। इस समय भी मराठा और निजाम जो थे वह उनके साथ में थे। इस त्रिशक्ति संगठन ने जब संघर्ष असंभावी हो गया और संभव हुआ तो उस समय अंग्रेज वेल्लोर और अम्बूर से आगे बढ़ते हुए बेंगलोर पर उनके द्वारा चढ़ाई कर दी गई और 1791 ईस्वी में से जीत भी लिया गया। श्रीरंगापट्टनम तक, जो कि मैसूर की राजधानी थी, वहां तक वो लोग पहुंच गए, लेकिन 1791 ईस्वी में वो इसे विजित नहीं कर पाए। अब त्रिशक्ति संगठन ने वहां पर चढ़ाई करी और मार्च 1792 ईस्वी में उन्होंने श्रीरंगापट्टनम को भी जीत लिया और वहाँ एक तिरस्कारपूर्ण संधि इस समय टीपू को करनी पड़ी और उसे श्रीरंगापट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें जो तीनों शक्तियाँ थी उन्हें बहुत बड़ा क्षेत्र टीपू के द्वारा देना पड़ा। अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार के प्रदेश मिले, मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला और निजाम को पन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। इस संधि में टीपू बहुत ही मुश्किल से अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बचा पाया था। 3 करोड़ रुपए उसे युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में भी देने पड़े। अंग्रेज बड़े होशियार थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा युद्ध समाप्ति के बाद में कोटेशन भी कहा गया कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने मित्रों और साथियों को भी ज़्यादा मजबूत नहीं होने दिया। इस प्रकार तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ और टीपू बड़ी मुश्किल से उसको पूरी तरह समाप्त होने से रोक पाया। अब देखिए, यह स्थितियां असंभावी थी
और यहीं से प्रारंभ हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1799 ईस्वी में हुआ। इस समय लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में नया वायसराय या गवर्नर जनरल बनकर के आया, जो कि एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसके द्वारा ये लगातार कहा गया कि टीपू जो है वो अंग्रेजी सेना के विरुद्ध या अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र रच रहा है, विदेशों से सहायता मांग रहा है। बहुत से देशों में उसके द्वारा लगातार अपने दूत मंडल भेजे गए हैं और ऐसी स्थिति में 1799 ईस्वी में उसके द्वारा टीपू के विरुद्ध अभियान जारी कर दिया जाता है। टीपू इस बार इन सशक्त सेनाओं का सामना नहीं कर पाता है और युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। 4 मई 1799 ईस्वी को श्रीरंगापट्टनम का दुर्ग जीत लिया जाता है एवं मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। वहीं पर वडियार वंश के एक बालक को राजा बना दिया जाता है और देश पर सहायक संधि बना दी जाती है। ऐसे में अपन एक कोटेशन के साथ में इसको पूर्णता प्रदान करेंगे। दोनों वीर थे, दोनों साहसी थे, लेकिन कहीं न कहीं नीतियों में कुछ विरोधाभास थे। इसीलिए एक विदेशी विद्वान क्लिक्स ने कहा है, हैदर अली साम्राज्य बनाने के लिए एवं टीपू सुल्तान उसे खोने के लिए।